नमस्कार। मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख आ रही है नजदीक, पर कई ऐसे कंफ्यूजन है जो लोगों के मन में बने रहते हैं, जिसके चलते कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो आज आईटीआर से जुड़ी सारी समस्याओं का करेंगे समाधान। बताएंगे आपको आईटीआर की पूरी ABCD, मतलब बेसिक से लेकर बारीकियों तक आज होगी चर्चा। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ हैं। उनका परिचय करा देते हैं। गिरीश बनवारी, फाउंडर ट्रांजैक्शन स्क्वायर, और कवित विजय, टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। गिरीश सर और कवित, आप दोनों का बहुत स्वागत है आज मनी गुरु में इस आईटीआर स्पेशल में हमारे साथ शामिल होने के लिए। इनकम टैक्स रिटर्न इम्पॉर्टेंट, काफी ये डेडलाइन है और लोगों को काफी उलझनों का सामना करना पड़ता है कि अब आईटीआर फाइल करने की तारीख आ गई तो कहीं कोई गलती ना हो जाए। पर बहुत ऐसी बेसिक्स हैं। इनफैक्ट मैं गिरीश जी आप ही से शुरुआत करूंगी। हम चाहते हैं हम थोड़ी सी बेसिक्स से शुरू करके इसके कुछ बारीकियों तक आएं। जो एक नया टैक्स पेयर है, जो अभी टैक्स ब्रैकेट में शामिल हुए हैं, जिन्होंने अभी कमाना शुरू किया है, कई लोगों के मन में ये दुविधा होती है कि क्या मुझे इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, क्या मेरे लिए जरूरत है आईटीआर भरने की। तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन का आंसर पहले बहुत ही आसान भाषा में, आईटीआर कौन भरे? जिसके पास भी इनकम होए, जो क्राइटेरिया मीट करता होए, उसको उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। और इनकम टैक्स रिटर्न का डेडलाइन जुलाई 31 है। तो जुलाई 31 तक इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोग का भरना। जिसकी आमदनी है, जो बेस लिमिट से ऊपर, उनको टैक्स भी जमा कराना पड़ता है, नहीं तो इंटरेस्ट लग जाता है। और इनकम टैक्स ना भरने की भी पेनल्टी है। तो अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा टाइम पे, और अगर आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर है तो 5,000 रुपये पेनल्टी होती है, एंड बिलो 5 लाख 1,000 रुपये पेनल्टी होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपना पूरा बैंक स्टेटमेंट देखना, लास्ट ईयर का असेस करना, कहाँ कहाँ इनकम है। और बहुत जगह इट इज नॉट सैलरीड क्लास ओनली, सैलरीड क्लास के पास डिविडेंड इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम होती है, एफडी इंटरेस्ट होती है। एकदम असेस करना कहाँ कहाँ इनकम है, उसको जोड़ के असेस करना कितना टैक्स भरना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आपको पीनल इंटरेस्ट होगा और आपको पेनल्टीज भी होगी। बिल्कुल संभाल लेना है। हम्म बिल्कुल। तो रिटर्न नहीं भरा तो पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कवित, ये बताइए, कई लोग कहते हैं कि मैं तो टैक्स ब्रैकेट के जो टैक्सेबल आय होती है बेसिकली, मैं उसमें तो आती ही नहीं हूँ, मैं उससे कम हूँ, क्या मेरे लिए भी रिटर्न भरना जरूरी है? तो इस दुविधा को भी दूर कर लीजिए। और इसी कंटिन्यूएशन में जैसा गिरीश जी बता रहे थे कि क्या सभी के लिए कवित इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है, इवन इफ दे डोंट फॉल अंडर टैक्स ब्रैकेट? जी स्वाति जी, मैं जस्ट गिरीश जी की बात में कुछ शब्द ऐड करना चाहूंगा कि इनकम टैक्स की धारा के अकॉर्डिंग अगर किसी की इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है, उनको कुछ केसेस के अंदर तब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। वो कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें उन्होंने, अगर उनका करंट अकाउंट है उसमें उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट कराया है, या किसी ने अपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट कराया है, या उन्होंने किसी एसएससी ने फॉरेन ट्रैवल करा है जिसमें उन्होंने 2 लाख तक का खर्चा करा है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा है जिसमें उन्होंने 1 लाख तक सालाना पे आउट करा है। तो उन केसेस में भी अगर उनकी इनकम 2.5 लाख के जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है उससे नीचे भी है, तब भी उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसके साथ दो बातों का और ध्यान रखें, अगर कोई सीनियर सिटीजन जिनका टीडीएस 50,000 से ज्यादा पूरे साल में कटा हुआ है, या फिर नॉर्मल पर्सन जिनका टीडीएस 25,000 तक कटा हुआ है पूरे साल का, उनको भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है 31 जुलाई तक। अगर हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को 31 जुलाई तक फाइल नहीं करते, जैसे कि गिरीश जी ने हमें बताया कि उनको पेनल्टी प्रोविजंस का सामना करना पड़ेगा, उसके साथ ही इस साल बजट 2023 में एक नया प्रोविजन और ऐड कर दिया गया है जिसमें लिखा है कि अगर किसी एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं करी,
तो आने वाला जो करंट फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष चल रहा है उसके अंदर उनका जो टीडीएस है वो हाई रेट से डिडक्ट होगा। अगर किसी का टीडीएस बिजनेस के प्रोफेशन के केस में अगर 1% या 2% है तो वह 5% से डिडक्ट होगा, और अगर प्रोफेशनल है तो 10 की जगह उनका टीडीएस 20% से डिडक्ट होगा। ओके, तो इन बातों का ध्यान रखने की डेफिनेटली जरूरत है। गिरीश जी, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो है वर्चुअल डिजिटल एसेट से जुड़ी हुई, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई, जो हम सबको मालूम है ये टैक्स के दायरे में आए। डेफिनेटली इसमें आईटीआर भरना भी जरूरी है। तो इस बार जो बड़े बदलाव हुए हैं स्पेशली इनकम टैक्स रिटर्न में, उसमें जो क्रिप्टो से इनकम होती है उसको रिपोर्ट करना जरूरी है। कैसे रिपोर्ट किया जाए, क्या रिपोर्ट करना है, कौन से फॉर्म में रिपोर्ट करना है, इसको लेकर नया क्या है? पहले तो जो पहले वाले क्राइटेरिया थे उसमें एक और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है ट्रैवल एक्सपेंडिचर। तो ट्रैवल एक्सपेंडिचर भी 2 लाख के ऊपर अगर आपका हुआ तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न बनना बहुत जरूरी है। तो ये ऐड करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रैवल एक्सपेंडिचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्रिप्टोस के लिए सेक्शन है। क्रिप्टोस में आपके ट्रांजैक्शंस लिखने हैं आपको, बाय सेल, उस पर गेन्स लिखना है आपको, और वो गेन्स पे आपको टैक्स भरना है। वो पूरी लिस्ट बनानी है आपको, आपने कौन से क्रिप्टो में ट्रेड किया, कौन से दिन पे ट्रेड किया, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, पूरा डिटेल्स निकाल के डिटेल के साथ आपको लिखना है। क्रिप्टो के डिस्क्लोजर्स काफी इंपॉर्टेंट है। और क्रिप्टोज के अलावा फॉरेन असेट्स में भी बहुत ही ध्यान है टैक्स ऑफिस में। फॉरेन असेट्स क्या होते हैं? अगर आपके पास एलआरएस में शेयर्स है, आपको एलआरएस में बैंक डिपॉजिट्स है, वेरियस काइंड्स ऑफ असेट्स जो आपने बाहर रखे हैं, अगर आप कोई बेनिफिशियरी ऑफ अ फॉरेन ट्रस्ट है, आपको एक इंटरनेशनल कंपनी के डायरेक्टर है, सिग्नेटरी है, बैंक अकाउंट में आपका साइन चलता है, जॉइंट होल्डर, सिंगल होल्डर, वो सबको लिखना बहुत जरूरी है। सो क्रिप्टो फॉरेन करेंसी असेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग भूल जाते हैं, इसलिए उनको पता नहीं होता भाई कहाँ कहाँ उनके अकाउंट्स है, कहाँ कहाँ उनके असेट्स है, और वो नॉन डिस्क्लोजर्स के पेनल्टीज बहुत ही सख्त है। आपको बिल्कुल संभाल के सब इकट्ठा करना है डिस्क्लोजर्स को क्रिप्टो के साथ। एब्सोल्युटली गिरीश जी, इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कई बार हम कोई इंफॉर्मेशन मिस कर देते हैं। कोई अगर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली क्रिप्टो से हुई इनकम को आईटीआर में अगर फाइल नहीं करते हैं इस बार, तो क्या? तो पेनल्टी लगेगी। अगर टैक्स ऑफिस डिस्क्लोज करेगा उसको तो पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी इज 200% ऑफ इनकम टैक्स इवेडेड। तो पेनल्टी इज वेरी ह्यूज, और पेनल्टी इज ऑटोमेटिक। तो चॉइस नहीं है, अगर आपके पास इनकम है आपको फाइल करना है। और अभी क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हर आदमी का इनकम टैक्स पोर्टल में ट्रेसेस होता है। ट्रेसेस मतलब जो उसका अकाउंट होता है, और उसमें एक एआईएस होता है विच इज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में सब इंफॉर्मेशन जमा होके आपको मिलती है आपकी रिटर्न भरने की सुविधा के लिए। तो उसमें जो आपने शेयर्स खरीदे बेचे होते हैं, टीसीएस होता है, जैसे हमने पहले सुना, टीडीएस होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम्स होती हैं, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन होती है, क्रिप्टो भी उसमें आएगा। तो उसमें से अगर आपका कोई भी पार्ट है जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं आता है, तो उसके ऊपर डिफॉल्ट होना बहुत ही ईजी है। तो प्लीज आप जाके अपना इनकम टैक्स पोर्टल देखिए, अपना एआईएस समझिए, जानिए, एआईएस का रिकंसिलिएशन करिए पूरे अपने बैंक स्टेटमेंट्स के साथ। जो भी एआईएस में इंफॉर्मेशन आ रही है क्रिप्टो वेरियस असेट्स की, पूरा रिकंसाइल करके उसको प्लीज बराबर से डिस्क्लोज करके टैक्स भरिए। ये मेरी सबसे विनती होगी, नहीं तो इसमें डिफॉल्ट होना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। एक छोटा, बिल्कुल गिरीश जी, एक छोटा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। कोई स्पेसिफिक आईटीआर फॉर्म क्रिप्टो से हुई आय के लिए एक करदाता को पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर फॉर्म मेरे लिए है, क्रिप्टो के लिए स्पेशली? नॉर्मली 2 या 3 के बीच में होगा। आईटीआर 1 और 4 नहीं होगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। ओके, ऑल राइट। आपने एआईएस की यहाँ पर बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लेकर भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है टैक्स पेयर्स के दिमाग में। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, हमें मालूम है कि 26AS भी कुछ ऐसा ही काम करता है, जो आपका एनुअल टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होता है। इसलिए कवित, मैं
आम टैक्स पेयर की समझ के लिए आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि एआईएस बहुत रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया। 26AS जो है वो काफी समय से लोगों को मालूम है कि उसमें उनका ब्यौरा होता है पूरे जो टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट का। तो एक टैक्स पेयर के लिए जब वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, फॉर्म 26AS और एआईएस दोनों का देखना जरूरी है। दोनों का मिलान कैसे किया जाए? अगर कोई भी किसी भी तरीके का अनमैचिंग होती है इंफॉर्मेशन में, तो क्या करना चाहिए एक टैक्स पेयर को एआईएस और 26AS के बीच में? स्वाति जी, जैसे मैं आपको अपडेट करता हूँ, 26AS के अंदर सिर्फ जो एज ऑन डेट के ऊपर इंफॉर्मेशन आ रही है टैक्स पेयर की, वो लिमिटेड है टू द स्टैंड ऑफ टीडीएस और उनकी इनकम, जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है। लेकिन जब हम उसको एज कंपेयर करते हैं एएस रिपोर्ट से, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से, तो एएस इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास एसएससी की बहुत सारी और इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर किस किस अकाउंट पर उनको इंटरेस्ट मिला है, कितना एफडी का इंटरेस्ट उनको मिला है, किस किस ट्रांजेक्शन के ऊपर उनका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, कोई अगर उन्होंने प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन करी है तो उसके ऊपर क्या उनका सेल अमाउंट था, अगर परचेज करी है तो परचेज अमाउंट, अगर सेल करी है तो सेल अमाउंट। 30 लाख से ऊपर की जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो एएस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करेगी। इसी के अकॉर्डिंग अगर एसएससी को अपना एएस और 26AS जनरली केसेस में दोनों मैच करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो टीडीएस डिडक्ट होता है, लेकिन अगर उनका कहीं पे टीडीएस में डिफरेंसेस आते हैं तो जब हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एएस रिपोर्ट को ध्यान से देखेंगे, उसमें लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर कोई डिफरेंस है तो आप अपने 26AS को फॉलो करें फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस। 26AS रिपोर्ट के अंदर एक और जानकारी दी जाती है कि क्या अगर हम किसी इंफॉर्मेशन से एसएससी उसको स्वीकार नहीं करते कि कोई इंफॉर्मेशन उनसे रिलेटेड नहीं है, तो उसके अंदर उनको रिप्लाई करने की भी ऑप्शन आती है कि क्या वो उस इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। जैसा कि पीछे गिरीश जी ने बताया कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सिर्फ एआईएस रिपोर्ट और 26AS पे ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट को स्क्रूटनाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ छोटी छोटी ट्रांजेक्शन होती हैं जो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करती हैं, जो 26AS और एएस रिपोर्ट में भी रिफ्लेक्ट ना करें। ओके, एब्सोल्युटली। मैं कवित इसी से जुड़ा सवाल आपसे जानना चाह रही हूं, जिससे पहले मैं गिरीश जी के पास जाऊं। फॉर्म 16, कई बार कुछ कर्मचारी बोलते हैं कि हमें फॉर्म 16 अपने ऑफिस से नहीं मिला है, तो क्या फॉर्म 16 के बगैर भी आईटीआर भरा जा सकता है? देखिए, अगर पहले तो अगर किसी कर्मचारी को अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 नहीं मिला है तो सबसे पहले तो उन्हें अपने एम्प्लॉयर को कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि वो उनका फॉर्म 16 दे। लेकिन इन केस अगर उनको नहीं मिल पा रहा, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न की जैसे ड्यू डेट हमारी 31 जुलाई है जो बिल्कुल नियर है, अभी 2 हफ्ते ही रह गए हैं, तो इस केस में वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को स्क्रूटनाइज करके उनके पास कितनी सैलरीज आई हैं, प्लस साथ में अब उनकी जितनी भी सैलरी स्लिप्स हैं जो उनको मंथ ऑन मंथ मिलती थी, जो पे स्लिप्स हैं, उसको भी कंसोल करके, उनको भी कंबाइन करके वो अपनी इनकम को एक एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें ये नहीं बता पाएंगे कि वो एकदम एक्यूरेट है, थोड़ा सा वेरी हो सकता है, लेकिन अपनी उन दोनों इंफॉर्मेशन को जरूर चेक करके अपनी रिटर्न फाइल करें। बिल्कुल। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी उन गलतियों की बात करना जरूरी है जो यूजुअली हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कर देते हैं। कौन सी ऐसी कॉमन गलतियां हैं, कैसे इससे बचना है, कुछ और बातें रहेंगी खास एक छोटे से ब्रेक के बाद। आईटीआर से जुड़ी तमाम कंफ्यूजन को आज हम दूर कर रहे हैं। हमारे साथ ट्रांजैक्शन स्क्वायर के फाउंडर गिरीश वनवारी हैं और टैक्स एक्सपर्ट कवित विजय से हम खास चर्चा कर रहे हैं। स्पेशली जब प्रॉफिट होता है गिरीश जी फ्रॉम स्टॉक्स और शेयर्स, उस केस में रिटर्न फाइल कैसे किया जाए, लॉस के केस में क्या नियम होते हैं, सर इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। तो पहले तो कहाँ लोग चूकते हैं, जो पहले सेशन में हम बात कर रहे थे, कहाँ लोग चूकते हैं। बहुत चीजें होती हैं जो टीडीएस के एम्बिट के बाहर होती हैं। जैसे अगर आपको डिविडेंड मिला 5,000 के नीचे, एफडी का इंटरेस्ट, जैसे सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट, जो अमाउंट छोटे होते हैं जो टीडीएस के दायरे के बाहर होते हैं, वो आपको भूलना नहीं है। वो आपको सब इकट्ठा करके बैंक स्टेटमेंट से रिटर्न ऑफ इनकम में डालना है। शेयर, सेल ऑफ शेयर, अभी एआईएस में जो होता है, सब सेल ऑफ शेयर बराबर आते हैं एआईएस में। बाई भी आता है, सेल भी आता है, लॉन्ग टर्म भी आता है, शॉर्ट टर्म भी आता है। कितना टोटल आता है वो भी दिखाई देता है एआईएस में।
आपको क्या करना है, जो भी आपके ब्रोकर्स के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स है उससे आपको कंप्यूटेशन बनानी है बाय और सेल की। उसके बेसिस पे आपको निकालना है कितना गेन या लॉस हुआ शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। उसको टैली करना है एआईएस से। तो रिकंसिलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप कोई चूक जाएंगे, आप भूल जाएंगे भाई जो एआईएस में था वो आपकी स्टेटमेंट में नहीं है, या कोई आप ब्रोकर नोट भूल गए, वो आपको एआईएस के जरिए सब चेक एंड बैलेंस हो जाएगा आपका। आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको लॉस है ऑन सेल ऑफ शेयर जो आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, अगर आपने रिटर्न टाइम पे नहीं भरी 31 जुलाई तक, तो वो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, वो आपका नुकसान हो जाएगा। तो जो लॉस रिटर्न्स है उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई 31 जुलाई तक हम लोग उसको बराबर से फाइल करें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह लॉ में क्लबिंग प्रोविजंस होती है। क्लबिंग प्रोविजंस मतलब अगर आपने अपने वाइफ को कुछ गिफ्ट कर दिया है तो उसकी इनकम आपको अपने रिटर्न में लेनी है। वो फॉर्म 26 AS या वेरियस एआईएस स्टेटमेंट में नहीं आएगा, वो आपकी वाइफ की एआईएस स्टेटमेंट में शायद होगा। तो वो कैसे आप क्लब करेंगे, वो कैसे इंक्लूड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ध्यान में रखना जैसे आप अपना रिटर्न भरते हैं। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल हमारे पास आ रहा है कि शेयर मार्केट में जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए कुछ रूल अलग हैं? उनके लिए रूल्स अलग नहीं है, उनका खाली कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं होता है, उनका होता है अदर सोर्सेज ऑफ बिजनेस इनकम या लॉस डिपेंडिंग अपॉन कैसे वो क्लासिफाई करते हैं। और उनके लिए कैपिटल गेन्स या कैपिटल लॉस नहीं होता है। तो उनके रूल्स उनका कैटेगरी ऑफ टैक्सेशन अलग हो जाता है, स्पेक्यूलेटिव माना जाता है। ऑल राइट सर, बिल्कुल सर। कवित, आपके पास मैं आऊंगी। बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हमें सवाल पूछते हैं कि उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के नियम क्या हैं, क्योंकि कुछ नियम में बदलाव भी हुआ था, हमने 2021 में देखा था। थोड़ा सा आप इसको फिर से दोहराएं। क्या सीनियर सिटीजन्स के लिए आईटीआर भरना जरूरी है, किन के लिए जरूरी है, कब भरा जाए? देखिए, सीनियर सिटीजन्स की जो ड्यू डेट है वो तो 31 जुलाई ही है, अगर उनको आरटीआर फाइल करना अनिवार्य है। सीनियर सिटीजन जिनकी इनकम बिलो 5 लाख है, सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 अबव है, उनको 5 लाख से नीचे, और जो सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 अबव है उनकी अगर 3 लाख तक है तो उनको अपने रिटर्न फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर उनका टीडीएस अमाउंट 50,000 तक कटा हुआ है तो उनको अपने रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है 31 जुलाई तक ही। अगर वो अपनी रिटर्न 31 जुलाई तक ही उनके लिए रिटर्न। अगर नहीं करते तो उनको भी बात पूरी कीजिएगा। के जो प्रोविजंस हैं वो ही एप्लीकेबल होंगे। एब्सोल्युटली। कुछ कॉमन मिस्टेक्स, इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसा हो जाता है। जबकि गिरीश सर, हमने देखा है प्री फिल्ड आईटीआर फॉर्म्स होते हैं, इंफॉर्मेशन 26 AS में ऑलरेडी होती है बहुत सारी, पर उसके बावजूद गलतियां काफी सारी हो जाती हैं। कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एक टैक्स पेयर्स को ध्यान में रखना चाहिए, जो अगर गलती कर दे तो बाद में बहुत ज्यादा उसको फिर रेक्टिफाई करने में टाइम लग सकता है? तो आपकी नजर में वो कॉमन मिस्टेक्स क्या होगी जिससे दूर रहें? सबसे बड़ा डेंजर पॉइंट है इंटरनेशनल असेट। वहां आप चूक नहीं सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके पास देश के बाहर पैसा है, असेट्स है, ट्रस्टीशिप्स है, डायरेक्टरशिप है, वो आपको डिस्क्लोज करना है। दैट इज नॉन पार्डनेबल, वो आप भूल नहीं सकते बिल्कुल। सेकेंड इज कंप्लीटनेस ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न। कंप्लीटनेस मतलब फॉर्म 16 ही नहीं है, बहुत अलग तरीके से रिटर्न में इनकम आती है जो आपको एकदम ध्यान से इकट्ठा करना है और ध्यान से इंक्लूड करके एकदम को आगे बढ़ाना है। थर्ड पॉइंट कहाँ मैं देखता हूँ लोग चूक जाते हैं, इस क्लासिफिकेशन। जैसे वो घर खरीदा, घर बेचा, जब भी आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है विच इज परचेज एंड सेल ऑफ हाउस, कैपिटल गेन्स टैक्स कंप्यूटेशन, री इन्वेस्टमेंट इन न्यू हाउस, वो सब चीजों में लोग बहुत चूक जाते हैं मैं देखता हूँ। क्योंकि वो डिपॉजिट करना होता है, डिपॉजिट अकाउंट में अगर आपका घर खरीदना खत्म नहीं होता है, वो सब कैसे डील करना चाहिए, कैसे डिस्क्लोज करना चाहिए, वहां घर घर के मामले में भी मैं बहुत बहुत एरर्स देखता हूँ लोग के रिटर्न में। और चौथी चीज है, जो जो भी आप क्लेम करें, जो भी आप मेडिकल एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, वो सब का प्लीज आप एक फाइल बना के रखिए अपने पास।
चौथा मिस्टेक में देखता हूँ, लोग कर लेते हैं क्लेम, फिर 2-3 साल के बाद क्वेरी आती है, उनके पास डेटा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है और कुछ बराबर नहीं चलता। तो प्लीज आप अपना एकदम अच्छा से फाइल बना के रखिए, ताकि कल कोई क्वेरी वेरी भी आए तो आपको आंसर देने के लिए वो तैयारी रहेगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। लोगों को डर बहुत लगा रहता है कि हमने गलती कर दी तो कहीं नोटिस ना हमें आ जाए। कवित, क्या इतना आसान है या इतनी आसानी से किसी टैक्स पेयर्स के पास नोटिस आ सकता है आईटी विभाग की तरफ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक गलत आईटीआर फॉर्म चुन लिया? और अगर आईटीआर फॉर्म गलत चुन भी लिया, भर भी लिया, क्या उसको सुधारने का प्रोविजन है? कब तक सुधारा जा सकता है? क्योंकि ऐसे केसेस भी होते हैं। देखिए, आईटीआर को सुधारने का प्रोविजन है लॉ के अंदर। 31 दिसंबर तक कोई भी एसएससी अगर अपनी रिटर्न फाइल करता है और उनको महसूस होता है कि वो रिटर्न गलत हो गई है, तो वो अपनी 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। अगर उनकी 31 जुलाई की रिटर्न लैप्स हो गई है डेट, अगर वो नहीं कर पाए, तो पिछले ही साल वित्त मंत्री ने एक नया आईटीआर लाए थे, आईटीआर यू रिलेटेड रिटर्न। उस रिटर्न के जरिए भी वो अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है आईटीआर यू को फाइल करने के लिए, कि एसएससी सिर्फ 2 साल की, पिछले 2 सालों की रिटर्न को ही उस रिटर्न के अंदर रेक्टिफाई कर सकता है। लेकिन उसकी एक मेजर कंडीशन है कि उसमें उनकी इनकम डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इंक्रीज होनी चाहिए और कुछ ना कुछ टैक्स लायबिलिटी पे होनी चाहिए। अगर उनका रिफंड बनेगा तो वो आईटीआर यू फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर एसएससी ने अपनी रिटर्न को फाइल करते हुए कोई गलती कर भी दी है, अगर से फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने गलत फॉर्म सेलेक्ट कर लिया, तो सीपीसी की तरफ से उनको एक नोटिस आता है डिफेक्टिव का, तो उसके अंदर उनको चांस दिया जाता है कि अपनी वो रिटर्न के जो भी डिफेक्ट है उसको करेक्ट कर सके। नोटिस अगर वो उस इंटीमेशन का भी रिप्लाई नहीं करते, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तभी नोटिस इश्यू करेगा जब वो इंटीमेशन का रिप्लाई ना करें, या फिर उन्होंने कोई अपनी सोर्स ऑफ इनकम जो कि उनके 26AS या AIS रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हो रही है, उन्होंने अपनी इनकम को उस एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ योर टैक्स रिटर्न उन्होंने उसको कंसीडर ना करा। उन्हीं सिनेरियो के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू करते हैं एसएससी को। जनरली हमने देखा है कि कुछ लोगों के टीडीएस कटे होते हैं, लेकिन वो अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं करते डिपार्टमेंट के साथ। उनको लगता है कि अगर हमारा टीडीएस कट गया है तो हमें अपनी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। जनरली सैलरीड पर्सन जो होते हैं, जिनकी इनकम होती है, उनको ये एज्यूम होता है कि हमारे पास फॉर्म 16 है, हमारी जितनी इनकम थी हमारे एम्प्लॉयर ने उसके पर पूरा का पूरा टैक्स डिडक्ट कर दिया है और हमारी किसी और सोर्स से कोई इनकम नहीं है। तो जनरली वो लोग अपनी इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से अवॉइड कर देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत करते हैं। उनको अपने रिटर्न जरूर फाइल करनी चाहिए अगर वो उनके ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मैंडेटरी जो प्रोविजन है, जैसे हमने पीछे डिस्कस करा, गिरीश जी ने भी उसको अपडेट करा, उसके अकॉर्डिंग अगर उनकी लायबिलिटी है रिटर्न फाइल करने की तो उनको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है, जिससे बचने की बेहद जरूरत है, जो कि कवित हमें यहाँ पर बता रहे हैं। बिल्कुल आखिरी सवाल गिरीश सर आपसे होगा। अब तक एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स आईटीआर फाइल कर चुके हैं। ये जो आंकड़ा है वो आगे जाके और भी बढ़ेगा और हर बार हम देखते हैं जो डेडलाइन है आगे बढ़ती है। जरूरत है इस बार भी डेडलाइन आगे बढ़ने की? आपका व्यू क्या रहेगा इस पे? मेरा व्यू रहेगा इस पे, बढ़नी नहीं चाहिए आगे अनलेस कोई ग्लिचेस आ जाए। ये बढ़नी चाहिए खाली ग्लिचेस के कारण, क्योंकि ये टाइम कोई इवेंट नहीं हुआ है, कुछ फ्लड्स नहीं हुए हैं। मे बी कोई फ्लड होने के कारण किधर ना किधर थोड़ा टाइम देना पड़े बिकॉज ऑफ स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज, बट अगर कोई ग्लिचेस आ जाते हैं, एक्चुअली इतने लोग सडनली ऊपर करेंगे अपना रिटर्न, अपलोड करेंगे रिटर्न, तो ग्लिचेस हो गए, थोड़ा सिस्टम क्रैश हो गया, थोड़ा कुछ हो गया, तो उसके लिए थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। पर अदरवाइज ऑर्डिनरली मैं कोई इवेंट नहीं देख रहा हूँ जिसके लिए डेडलाइन बढ़ना चाहिए। ऑल राइट, चलिए ऑन दिस नोट हम धन्यवाद करेंगे गिरीश पंवारी जी आपका, और साथ ही कवित विजय आपका भी हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं आईटीआर से जुड़ी तमाम बारीकियों को आज हमने अपने एक्सपर्ट से समझा है। कोई सवाल आपका है आप जरूर हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी मनी गुरु का लगातार फ्लैश होता रहा है और अगले जो शो में अपना आप के सवालों का जवाब हम जरूर देंगे। रुकते एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।